Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 17th of November 2022. If you are finding this analysis helpful, then please like, share and subscribe. First news is regarding G20 summit. While admitting different assumptions among members on the Russia-Ukraine conflict, द G20's बाली डिक्लेरेशन ने यहाँ पर अंडरलाइन किया है कि इंटरनेशनल लॉ को अपहोल्ड करने की ज़रूरत है, इंटरनेशनल लॉ को अपहोल्ड करने की ज़रूरत है और यहाँ पर थ्रेट देना कि हम यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ कर लेंगे या न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ करना ये इनएडमिसिबल है एंड सेड द यूज़ और थ्रेट ऑफ यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इज़ इनएडमिसिबल. Calling for a peaceful resolution of conflict, it said that today's era must not be of war. तो आज का एरा यहाँ पर वॉर का नहीं है. ये सेंटेंस सुनकर आपको याद आया होगा कि ये सेंटेंस जो है ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट हुई थी समरकंड में. तो वहाँ पर बाईलेटरल समिट हुई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड रशियन प्रेसिडेंट की. तो उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रशियन प्रेसिडेंट को ये बात कही थी कि ये एरा वॉर का नहीं है. Calling for a peaceful resolution of conflicts, it said that today's era must not be of war, echoing Prime Minister Narendra Modi's remarks to the Russian President Vladimir Putin at a bilateral meeting on the margins of the Shanghai Cooperation Organization और SCO की समिट हुई थी समरकंद में. There was a discussion on the issue. We reiterated our national positions as expressed in other fora, for example UN Security Council and UNGA. और यहाँ पर हमने क्या देखा था, यूएनजीए के रेजोल्यूशंस होते थे, अगर वो रशिया को कंडेम करने की बात करते थे तो इंडिया मोस्टली यहाँ पर अब्सटेन करता था. तो इंडिया हैड अब्सटेन्ड एट द यूएनएससी रेजोल्यूशन वोट. मोस्ट मेंबर्स स्ट्रांगली कंडेम द वॉर इन यूक्रेन एंड स्ट्रेस्ड कि इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन सफरिंग हो रही है. ह्यूमन सफरिंग क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन में जा रही है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, सप्लाई चेन्स यहाँ पर डिसरप्ट हो रखे हैं, फूड इनसिक्योरिटी का यहाँ पर खतरा है, जो एनर्जी प्राइजेज है वो लगातार ऊपर जा रहे हैं, फूड के प्राइसेस लगातार ऊपर जा रहे हैं, कमोडिटी प्राइसेस यहाँ पर लगातार इंक्रीज हो रहे हैं. वाइल इंडिया हैज़ नॉट एक्सप्लिसिटली कंडेम्ड द वॉर इन यूक्रेन, तो हमने यहाँ पर जो यूक्रेन में वॉर चल रही है इसको एक्सप्लिसिटली कंडेम नहीं किया है, लेकिन हमने यहाँ पर बात की कि जो फूड के प्राइसेस है ये बहुत तेज़ी में ऊपर जा रहे हैं, फ्यूल के प्राइसेस और फर्टिलाइजर शॉर्टेज हमें देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से ग्लोबल साउथ के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है. अ कम्युनिटी ऑफ द डेवलपिंग एंड द लेस डेवलप्ड कंट्रीज, तो इसको ही यहाँ पर रेफर किया जाता है ग्लोबल साउथ. There I would say that the Prime Minister's message that this is not the era of war and the best way is to return to the path of dialogue and diplomacy. तो ये वॉर का एरा नहीं है. अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप इनको नेगोशिएशन से सॉल्व कर सकते हो. तो यहाँ पर डायलॉग और डिप्लोमेसी की ज़रूरत है कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए. मीनवाइल अब यहाँ पर प्रेसिडेंसी किसके पास आएगी? तो अब प्रेसिडेंसी आ गई है इंडिया के पास. फॉर्मली हमारे पास December 1 से प्रेसिडेंसी आ जाएगी G20 की. मीनवाइल मोदी एश्योर्ड दैट इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी इंक्लूसिव होगी, एम्बिशियस होगी, डिसाइसिव होगी एंड एक्शन ओरिएंटेड होगी. अब हम आगे चलते हैं सेकंड न्यूज़ पर. गवर्नमेंट टू सुप्रीम कोर्ट बिगेन टॉक्स विद आरबीआई 8 months बिफोर डीमोनेटाइजेशन. तो यहाँ पर सरकार का बेसिकली ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि 1 घंटे पहले डिसाइड किया गया था और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आकर अनाउंस कर दिया कि डीमोनेटाइजेशन हो रहा है. बहुत पहले से डीमोनेटाइजेशन की प्लानिंग चल रही थी. द सेंटर वेंसडे टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट इट बिगेन कंसल्टेशंस विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन February 2016. तो बेसिकली यहाँ पर काफ़ी टाइम पहले से डिस्कशन कर रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट विद द आरबीआई एट लीस्ट 8 months बिफोर नोटिफाइंग डीमोनेटाइजेशन. लेकिन ये सब कुछ यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल तरीके से हो रहा था. इट वॉज टेकन आफ्टर extensive consultation with the RBI and advanced preparation. Next न्यूज़ पर हम चलते हैं. From UAVs to refuelers, how Israel is helping India keep an eye on LAC. तो कभी आप इसराइल इंडिया रिलेशंस के बारे में लिख रहे हो तो यहाँ से आपको 1-2 पॉइंट्स मिल जाएंगे. These days, Avi Blesser, Vice President of Marketing for India at Israel Aerospace Industries, तो इनका ये कहना है कि ये यहाँ पर इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स से यहाँ पर साथ में मिलकर काम कर रहे हैं सॉल्यूशंस को बनाने के लिए जो कि हमारी नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज्ड होंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पर बात की गई है
the induction of the Heron Mk2, a state-of-the-art UAV that can fly at a height of 35,000 feet, और ये यहाँ पर रेडियस कवर कर सकता है ऑफ 1000 किलोमीटर, और इसको हमने डिप्लॉय कर रखा है लेह में। लास्ट ईयर द इंडियन आर्मी हैड ऑल्सो टेकन ऑन लीज हेरॉन TPs, a medium altitude long endurance unmanned aerial system for all weather missions from IAI। हेरॉन TP ड्रोन्स आर वन ऑफ द 2 ड्रोन्स जो कि इसराइल में यहाँ पर बनाए गए हैं, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो इनको आम भी किया जा सकता है। इन 2018 द अडानीज जॉइंट हैंड्स विद इजरायली कंपनी एल्बिट सिस्टम्स टू इनॉग्रेट अ फैसिलिटी फॉर मैन्युफैक्चरिंग द हर्मीज 900 UAV इन हैदराबाद। तो इंडिया इजराइल रिलेशंस के बारे में आप यहाँ से 1-2 पॉइंट मेंशन कर सकते हो कि LAC में भी यहाँ पर हमारे लिए इजराइल जो है ये कितना ज़्यादा यूजफुल साबित हो रहा है। नेक्स्ट है इंडियाज G20 चेयर विल बी इंक्लूसिव एंड डिसाइसिव। तो अब G20 की प्रेसिडेंसी आ चुकी है इंडिया के पास। माइंडफुल दैट द वर्ल्ड इज स्टिल एमर्जिंग फ्रॉम द डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। तो कोविड-19 पैंडेमिक का जो डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट है अभी भी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, और बाकी भी मल्टीपल चैलेंजेस है, फॉर एग्जाम्पल जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड अ ग्लोबल स्लोडाउन। इसके अलावा फूड और एनर्जी प्राइजेस यहाँ पर लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वेंसडे सेट इंडिया की जो यहाँ पर G20 प्रेसिडेंसी होगी ये होगी इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसाइसिव एंड एक्शन ओरिएंटेड। बिसाइड्स द G20 लीडर 9 गेस्ट कंट्रीज को भी हम यहाँ पर इनवाइट करेंगे G20 समिट में, जो कि नेक्स्ट ईयर इंडिया में होगी। द सेंस ऑफ ओनरशिप ओवर नेचुरल रिसोर्सेज, इसकी वजह से ही यहाँ पर कन्फ्लिक्ट है। बेसिकली ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है इसके हम लोग यहाँ पर ओनर नहीं है, वी आर जस्ट द ट्रस्टीज। द सेंस ऑफ ओनरशिप ओवर नेचुरल रिसोर्सेज इज गिविंग राइज टू कन्फ्लिक्ट टुडे एंड हैज़ बिकम द मेन कॉज ऑफ द प्लाइट ऑफ द एनवायरनमेंट। तो बेसिकली हमारे पास जो सेंस होना चाहिए वो होना चाहिए ट्रस्टीशिप का। यहाँ पर हम ओनर नहीं है किसी भी रिसोर्स के। फॉर द सेफ फ्यूचर ऑफ द प्लानट द सेंस ऑफ ट्रस्टीशिप इज द सोल्यूशन। तो यहाँ पर लाइफ आपको पता होना चाहिए, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लाइफ क्या है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर इंडिविजुअल को अपने लेवल के ऊपर कुछ स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हर इंडिविजुअल को माइंडफुल और डेलिब्रेट कंजम्पशन करना है, माइंडलेस कंजम्पशन नहीं करना है। Without peace and security, our future generations will not be able to take advantage of economic growth और technological innovation। इसीलिए peace और security जो है इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। G20 का यहाँ पर थीम क्या होगा, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हमने लोगो भी डिस्कस किया था अर्लियर इन द डे। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने बात की है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज द मोस्ट रिमार्केबल चेंज ऑफ आवर एरा, और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ट्रांसपेरेंसी भी आती है गवर्नेंस में। डिजिटल सोल्यूशंस कैन also be helpful in the fight against climate change, as we all saw in the examples of remote working and paperless green offices during COVID। तो हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए भी, बट दीज बेनिफिट्स विल बी रियलाइज्ड जब यहाँ पर डिजिटल एक्सेस ट्रूली इंक्लूसिव होगी। यहाँ पर सिर्फ कुछ लोगों के पास से डिजिटल एक्सेस हो तो ऐसे काम नहीं हो पाएगा। डिजिटल एक्सेस यहाँ पर इंक्लूसिव होना ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली टिल नाउ वी हैव सीन दिस पावरफुल टूल ओनली फ्रॉम द क्राइटेरिया ऑफ सिंपल बिजनेस, लेकिन हम यहाँ पर डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं काफ़ी सारे चैलेंजेस से निपटने के लिए। नेक्स्ट है मोदी सुनक मीट, यूके अनाउंसेस यूथ वीज़ा स्कीम फॉर द इंडियंस। अब यहाँ पर यूके ने क्या अनाउंस किया है एक बार देख लेते हैं। तो यूके ने यहाँ पर एक स्कीम बताई है जो कि यहाँ पर ऑफर कर रही है 3000 प्लेसेस एनुअली टू 18 to 30 ईयर ओल्ड डिग्री एजुकेटेड इंडियन नेशनल्स, जो कि ब्रिटेन में जाकर काम कर सकते हैं, वहाँ पर रह सकते हैं 2 सालों के लिए, फॉलोइंग द फर्स्ट मीटिंग बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज ब्रिटिश काउंटर पार्ट ऋषि सुनक। तो बेसिकली यहाँ पर 3000 प्लेसेस एनुअली, 18 से लेकर 30 साल के लोग जिनके पास यहाँ पर डिग्री होगी, एजुकेटेड इंडियन नेशनल्स होंगे, वो ब्रिटेन में जाकर काम कर सकते हैं, रह सकते हैं फॉर अप टू 2 ईयर्स, फॉलोइंग द फर्स्ट मीटिंग बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड ऋषि सुनक। फिर यहाँ पर बात की गई है जो इंडिया यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके ऊपर कहाँ तक बात पहुँची, तो इसको थोड़ा टाइम लग सकता है। द यूके इज करेंटली नेगोशिएटिंग अ ट्रेड डील विद इंडिया। इट इज़ लर्न्ड दैट द प्रोपोज्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फिगर्ड इन द टॉक्स, लेकिन यहाँ पर कुछ टाइम तो लग सकता है। पीएम्स गिफ्ट्स फॉर G20 लीडर्स, तो यहाँ पर कौन कौन से G20 लीडर्स को क्या गिफ्ट दिया गया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन एक बार हम देख लेते हैं। क्लॉकवाइज फ्रॉम अबव, फर्स्ट है अगेट बोल, सेकेंड है कांगड़ा पेंटिंग, क्लॉकवाइज आपको चलना है। देन मातानी पचेड़ी, ये है यहाँ पर मातानी पचेड़ी। देन सिल्वर बोल जो आपको दिख रहा होगा। देन किन्नौरी शॉल। अब किसको क्या दिया है, एट द G20 समिट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गिफ्टेड हेड्स ऑफ स्टेट्स क्यूरेटेड क्राफ्ट पीसेस फ्रॉम गुजरात एंड हिमाचल प्रदेश। तो गुजरात और HP में इलेक्शन होने वाले हैं। US प्रेसिडेंट जो बाइडेन वॉज प्रेजेंटेड विद मिनिएचर पेंटिंग्स फ्रॉम कांगड़ा। UK प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पर दिया गया है मातानी पचेड़ी, अ सीक्रेट
textile piece made by the nomadic communities in Gujarat. इटालियन प्राइम मिनिस्टर जियोर्जिया मेलोनी को यहाँ पर दिया गया है पचन पटोला स्कार्फ. देन अगेट बोल्स फ्रॉम कच्छ, ये यहाँ पर दिया गया है फ्रांस, जर्मनी और सिंगापुर के लीडर्स को. और पीएम मोदी ने गिफ्ट किया है अ ट्राइबल आर्ट पीस पिथौरा टू हिज ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट एंथनी अल्बनीज. अब हम चलते हैं आगे. नेक्स्ट है प्रोसिक्यूट कठुआ रेप मर्डर अक्यूज्ड एज अडल्ट नॉट जुवेनाइल. तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये एक्सप्रेस किया है कि जो जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी है इनके केसेस में लगातार राइज हो रहा है. अब जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी के केसेस में क्यों राइज हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जुवेनाइल को भी ये बात पता है कि उसके साथ लीनियंसी से डील किया जाएगा अगर वो यहाँ पर कोई हीनियस क्राइम करता है, तो जिसकी वजह से वो यहाँ पर एम्बोल्डन हो जाता है किसी भी हीनियस क्राइम को करने के लिए. तो क्या हमें ज़रूरत है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 को वापस से रिविजिट करने की? राइजिंग रेट ऑफ जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, तो यहाँ पर जो जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी है इसके रेट में हमें लगातार इंक्रीज देखने को मिल रहा है. एंड दिस मेक्स अस वंडर वेदर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 हैज सब्जर्व्ड इट्स ऑब्जेक्ट. वी हैव स्टार्टेड गैदरिंग एन इम्प्रेशन कि यहाँ पर जुवेनाइल्स को भी पता है कि उनके साथ लीनियंसी के साथ डील किया जाएगा विद इन द नेम ऑफ गोल ऑफ रिफॉर्मेशन एंड इज मेकिंग द मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंट, जिसकी वजह से वो ऐसे हीनियस क्राइम्स में इंडल्ज हो रहे हैं. तो क्या यहाँ पर ज़रूरत है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 को वापस से रिविजिट करने की? नेक्स्ट है उत्तराखंड मूव्स टू मेक एंटी कन्वर्जन लॉ स्ट्रॉन्गर. अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर एंटी कन्वर्जन लॉ के ऊपर न्यूज़ आई है. ये टॉपिक काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है, तो ऐसा नहीं है कि आज ये न्यूज़ में आया है तब आप आज इसके ऊपर नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो. आपके पास पहले से इसके ऊपर नोट्स होने चाहिए. अगर आप स्टैटिक पोर्शन की पीडीएफ बाय करोगे तो उसमें आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे. अगर आप नहीं बाय करो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको यहाँ पर खुद से नोट्स बनाने हैं. तो लव जिहाद लॉज, एंटी कन्वर्जन लॉज, तो यहाँ पर रिलीजियस कन्वर्जन क्या होता है, क्या यहाँ पर राइट है प्रोसेलाइटाइज करने का, क्या आप यहाँ पर किसी को प्रोसेलाइटाइज करा सकते हो, नहीं करा सकते हो, क्या इसका यहाँ पर राइट है, नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन है, ये सब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए. तो उत्तराखंड मूव्स टू मेक एंटी कन्वर्जन लॉज स्ट्रॉन्गर, और जैसे यूपी में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लॉ है वैसे ही यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लॉ बनाने की बात की गई है. द उत्तराखंड कैबिनेट ऑन वेंसडे क्लियर्ड अ प्रपोजल टू मेक द स्टेट्स एंटी कन्वर्जन लॉ उत्तराखंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट स्ट्रॉन्गर विद एन अमेंडमेंट, जिसकी वजह से यहाँ पर 10 साल की सजा का भी प्रावधान होगा. अब हम चलते हैं आगे. प्रेसिडेंट इंडिया, तो G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास आई है, उसके बारे में ही ये आर्टिकल है. द G20 लीडर्स समिट इन बाली इज द ग्रैंड फिनाले ऑफ इंडोनेशियाज ईयर लॉन्ग प्रेसिडेंसी. अब ये जो बेटन है ये पास हो गया है ऑन टू इंडिया, और December 1, 2022 से ये जो फॉर्मली प्रेसिडेंसी इंडिया के पास आ जाएगी. इंडियाज प्रेसिडेंसी मार्क्स द 5th सच ओकेजन. अब ये कौन सा ऐसा 5वां ओकेजन है? G20 की प्रेसिडेंसी डेवलपिंग कंट्री के पास है, ये ऐसा 5वां ओकेजन है. इन अ हिस्टोरिक फर्स्ट फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज द G20 ट्रॉइका. G20 ट्रॉइका में कौन सी कंट्रीज होते हैं? जिसके पास यहाँ पर प्रेसिडेंसी थी, जिसके पास प्रेसिडेंसी है और जिसके पास फ्यूचर में प्रेसिडेंसी होगी. तो इंडोनेशिया के पास प्रेसिडेंसी थी, इंडिया के पास प्रेसिडेंसी आई है, और उसके बाद इंडिया यहाँ पर देगा ब्राज़ील को. तो G20 ट्रॉइका में यहाँ पर 3 कंट्रीज होंगे, इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राज़ील. दिस इज नॉट ओनली अ मोमेंट फॉर द ग्लोबल साउथ टू ट्राई एंड सेट द टोन फॉर द थीम ऑफ द बाली कॉन्फ्रेंस. तो इंडोनेशिया में ये जो समिट हुई है G20 में, इसका क्या थीम था? इसका थीम था रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर. In his address in Bali, Prime Minister Narendra Modi rightly pointed to the growing relevance of the G20 कि G20 की जो रेलेवेंस है लगातार इंक्रीज हो रही है. क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि हम एक चैलेंजिंग ग्लोबल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं. फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है, कोविड-19 पैंडेमिक और यूक्रेन रशिया का वॉर. हिज कॉल फॉर अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर. अब यहाँ पर नए वर्ल्ड ऑर्डर की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि ये जो पुराना वर्ल्ड ऑर्डर है ये फेल हो गया. पैंडेमिक में आपने देखा कि WHO ने यहाँ पर कैसा परफॉर्म किया. यहाँ पर वॉर चल रही है, तो क्या मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर पीस ला पाए? नहीं ला पाए. तो बेसिकली यहाँ पर ये साफ साफ दिख रहा है कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर फेल हो गए. तो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म की ज़रूरत है. His call for a new world order for the post-COVID period is a candid comment on the failure of the global community to reform multilateral institutions. Multilateral institutions को reform करने की ज़रूरत है, such as the UN. Modi's cautionary words touch upon the hard realities of today and the existence of several fault lines. The world is deeply divided over the situation in Ukraine. और यहाँ पर यूक्रेन में तो वर्ल्ड डिवाइडेड है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? उसकी वजह से यहाँ पर ग्लोबल साउथ बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है. रिच कंट्रीज तो यहाँ पर पे कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फूड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, फर्टिलाइजर के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो रखे हैं. सिर्फ 6-7 महीने में ही क्रूड ऑयल को इम्पोर्ट करने में भारत सरकार $90 बिलियन खर्च कर चुकी है. द वर्ल्ड इज डीपली डिवाइडेड ओवर द सिचुएशन in Ukraine, leaving developing countries to suffer the consequences of food, energy and fertilizer shortages. Today, the UN lacks credibility. Major powers like the US and the Europeans have taken sides in the proxy war in Ukraine.
चाइना रिमेन सपोर्टर ऑफ रशिया, तो चाइना यहाँ पर रशिया का सपोर्टर है। इंडिया को अगर आप देखोगे तो इंडिया का काफ़ी ऑब्जेक्टिव व्यू रहा है और इंडिया आपको यहाँ पर न्यूट्रल दिखेगा। इंडिया का यहाँ पर बेलिग्रेंट नेशन और सपोर्टर नेशन सबके साथ हमारे जो रिलेशन है ये गुड ही हैं। That leaves only India, which has taken a consistent and objective view of the developments while maintaining good relations with the belligerent and their supporters. Modi's address provides a glimpse into the issues that are likely to receive primacy during its presidency. तो पहला सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? फूड सिक्योरिटी का चैलेंज, कि यहाँ पर जो फूड के प्राइसेस हैं ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। एज अर्ली एज इन 2018 इंडिया ने प्रपोज किया था कि 2023 को यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाना चाहिए एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। 2023 को ऑब्जर्व किया जाना चाहिए एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। इस बात को अप्रूव किया गया बाय द FAO और सब्सिक्वेंटली इसको इंडोर्स किया गया बाय द UNGA एट इट्स 75th सेशन इन मार्च 2021। इंडिया वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट्स का, और जो मिलेट्स का प्रोडक्शन है ये इंक्रीज हुआ था फ्रॉम 14.52 मिलियन टन्स टू 17.96 मिलियन टन्स इन 2020-2021। Such an initiative by India would dovetail with the G20 Matera Declaration of 2021, जो कि यहाँ पर बात करता है पॉवर्टी एलिवेशन, फूड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स की। तो ऑथर ने यहाँ पर ये सजेस्ट किया है कि इंडिया एक अलायंस बनाए ऑफ मेजर मिलेट्स प्रोड्यूसर्स और यहाँ पर शेयर किया जाए टेक्नोलॉजीज को एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर। Prolonged scarcity of food grains aggravated by the frequent droughts and floods around the world, जिसकी वजह से यहाँ पर शॉर्टेज हो सकती है लाइव स्टॉक फीड की और यहाँ पर फूड सप्लाईज के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। द प्रोग्राम एट द G20 समिट इंक्लूडेड अ विजिट टू द तमन हूतन राया मैनग्रूव फॉरेस्ट। मैनग्रूव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि मैनग्रूव कार्बन सिंक्स का काम करते हैं। This is hugely symbolic given the vital role that mangroves play in preserving coastal biodiversity। इसके अलावा यहाँ पर जो मैनग्रूव होते हैं ये कार्बन सिंक का काम करते हैं। Another important theme that Modi referred to was the need to avoid supply side disruptions। तो यहाँ पर सप्लाई साइड डिस्ट्रप्शंस नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर किसी भी चीज़ की अगर सप्लाई कम होती है और डिमांड उतनी ही रहती है तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है, तो उस कमोडिटी के प्राइसेस यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे। इवन दो इंडिया इज कमिटेड कि हम यहाँ पर 1/2 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे फ्रॉम रिन्यूएबल्स बाई 2030, लेकिन उसके बाद भी हमारी कोल के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। इंडियाज पोजिशन ऑन अ फेज डाउन अप्रोच इन द यूज ऑफ कोल एज अगेंस्ट एन अब्रप्ट फेज आउट। तो ये हमने डिस्कस किया था कि COP26 जो ग्लासगो में हुई थी तो वहाँ पर बात की जा रही थी कि कोल को फेज आउट कर रहा है। उसके बाद इंडिया और बाकी कंट्रीज़ ने यहाँ पर थोड़ा प्रेशराइज किया। उसके बाद ये जो फ्रेज था फेज आउट, इसको यहाँ पर फेज डाउन करने की बात की गई कि कोल को यहाँ पर फेज डाउन किया जाएगा। जर्मनी इज रीएक्टिवेटिंग सम कोल फायर्ड पावर प्लांट्स, क्योंकि यहाँ पर रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है तो ऐसे में जर्मनी को भी अपनी डिपेंडेंसी रशिया के ऊपर थोड़ी कम करनी है। Now, in the wake of energy shortages created by the war in Ukraine and the approaching winter, Berlin is justifying कि यहाँ पर जो बर्लिन है ये कुछ टाइम के लिए कोल को यूज़ कर रहा है to meet the needs of its people. Even though the developed nations यहाँ पर committed हैं कि developed nations को यहाँ पर $100 billion प्रोवाइड करना है to the developing world for the climate finance, जो कि developed countries ने अभी तक देना स्टार्ट नहीं किया है। Energy transition only by those who can afford it is inadequate action। तो यहाँ पर developed countries को टेक्नोलॉजी और फंड्स प्रोवाइड करने की ज़रूरत है टू द डेवलपिंग कंट्रीज, तो फाइनेंस और टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्लोजर होम देन यू थिंक, इस आर्टिकल को हम डिस्कस नहीं करेंगे, अगर आपको रीड करना है तो आप रीड कर सकते हो। ये किस बारे में है तो ये यहाँ पर बताया गया है जो अभी एक केस हुआ था दिल्ली में कि जिसमें यहाँ पर लिव इन पार्टनर था जिसने कि अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पर मार दिया था और उसके यहाँ पर टुकड़े करके उसको जंगल में डाल दिया था। तो यहाँ पर ऑथर ने ये बोला है कि आज की जनरेशन अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा दूर चली जाती है। फॉर एग्जांपल उसको नहीं लगता कि उसके पेरेंट्स उसकी बात को समझेंगे, जिसकी वजह से आज की जनरेशन अपने पेरेंट्स से बहुत दूर चली जाती है, अपने पेरेंट्स यहाँ पर बातों को नहीं शेयर करती। तो पेरेंट्स को भी यहाँ पर ज़्यादा कोऑपरेटिव होने की ज़रूरत है, ये सब इस आर्टिकल में बताया गया है। तो यहाँ पर जो बच्चे होते हैं उनको अपनी फैमिली से डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए और यहाँ पर सारी बातें अपने पेरेंट्स को बतानी चाहिए, अपनी फैमिली को बतानी चाहिए और साथ में यहाँ पर फैमिली को भी ज़्यादा कोऑपरेटिव और कम्युनिकेटिव होना चाहिए, ये यहाँ पर ऑथर ने बताया है। अगर आपको रीच करना है तो आप रीच कर सकते हो। नेक्स्ट टेकिंग चार्ज, सेम यहाँ पर G20 प्रेसिडेंसी हमारे पास है, ये उसके बारे में ही आर्टिकल है। अब हम चलते हैं आगे, अ लॉन्ग वॉर एट एन अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे द वॉइसेस एमर्जिंग फ्रॉम द G20 समिट कन्फर्म द नॉर्थ साउथ डाइवर्जेंस बिटवीन सपोर्ट फॉर कंटिन्यूड वॉर इन यूक्रेन। तो इंडिया का तो बेसिकली ये कहना है कि ये जो भी हॉस्टिलिटीज़ ये खत्म होनी चाहिए और यहाँ पर नेगोशिएशन होना चाहिए। प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ अ क्विक डिसाइसिव विक्ट्री, तो ये तो हमें नहीं दिख रहा है कि कोई यहाँ पर जीतने वाला है, ये वॉर बहुत लंबा खींचने वाला है। द फ्रंट इन ईस्टर्न यूक्रेन मूव्स एज द नेटो बैक्ड फोर्सेस ऑफ यूक्रेन सक्सीड इन पुशिंग द रशियंस बैक
बट न्यू फ्रंट्स ओपन एट सी, एयर, साइबर स्पेस, तो ये वॉर यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है। तो सिक्योरिटी काउंसिल, तो सिक्योरिटी काउंसिल में आप देखते हो कि यहाँ पर वीटो हो जाता है, तो यहाँ पर कोई भी रेजोल्यूशन अडॉप्ट नहीं हो पाता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ नेशंस वोट करते हैं, कुछ नेशंस अगेंस्ट में होते हैं। तो हमें ये भी समझ आ रहा है कि यहाँ पर यूएन तो कोई भी रेजोल्यूशन नहीं लेकर आने वाला है और यूएन यहाँ पर सामने से कोई भी सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड करेगा। द सिक्योरिटी काउंसिल वेटेड फॉर दैट रेजोल्यूशंस बाय द बेलिग्रेंट्स कीप गेटिंग स्टक इन द इंट्रिकेसीज ऑफ द सुपर पावर राइवलरी, कि यहाँ पर दो कंट्रीज एक साथ हो जाते हैं, रशिया चाइना, बाकी तीन कंट्रीज यहाँ पर अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर कभी दूसरा वाला जो ग्रुप है वो वीटो कर देता है, कभी यहाँ पर रशिया या चाइना में से कोई वीटो कर देता है। तो यहाँ पर ये ही चल रहा है। फिर यहाँ पर बात की गई, ये जो वॉर है ये बहुत लंबा खींच सकता है। अब ये वॉर यहाँ पर लंबा खींचेगा, इसको कौन फंड कर रहा है? तो सबसे पहले तो टैक्स पेयर्स को फंड कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो यूएसए बिलियंस ऑफ डॉलर्स प्रोवाइड कर रहा है यूक्रेन को, तो ये यहाँ पर यूएसए के टैक्स पेयर्स पे कर रहे हैं। द स्टीप राइज इन प्राइजेस, और उसके बाद यहाँ पर जो असेंशियल कमोडिटीज का प्राइस में इंक्रीज हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फूड के प्राइजेस इंक्रीज हो रहे हैं, फर्टिलाइजर के प्राइजेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो पुअर है वो बहुत ज़्यादा सफर कर रहा है। एंड डिस्पाइट द प्रो वॉर प्रोपेगेंडा दैट द वेस्टर्न मीडिया बीम्स आउट द प्रेजेंस ऑफ 6 मिलियन रेफ्यूजीज फ्रॉम यूक्रेन, और यहाँ पर आप रेफ्यूजीज देख रहे हो जो कि यूक्रेन से बाकी यूरोपियन कंट्रीज में जा रहे हैं, स्प्रेड आउट अक्रॉस यूरोप एंड द लॉन्ग लाइंस ऑफ पीपल हु हैव रिमेन्ड इन दैट रेविश्ड कंट्री, और उनको नहीं पता है कि कब उनको कौन सी मिसाइल हिट कर जाए। क्विंग अप फॉर द एसेंशियल कमोडिटीज, द इंडियन पोजीशन, तो इंडिया का बेसिकली यही कहना है कि इन हॉस्टिलिटीज को आप बंद करो और आप यहाँ पर नेगोशिएशन करो, आप यहाँ पर डायलॉग से प्रॉब्लम को सॉल्व करो। द इंडियन पोजीशन आस्किंग फॉर एन इमीडिएट सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज एंड द स्टार्ट ऑफ नेगोशिएशंस हैज बीन कंसिस्टेंट, तो जब से वॉर स्टार्ट हुई है इंडिया का यही स्टैंड है कि आप ये सब कुछ बंद करो और नेगोशिएशन करो, और यहाँ पर डायलॉग और डिप्लोमेसी से जो भी आपके यहाँ पर प्रॉब्लम है इनको रिजॉल्व करने की कोशिश करो। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मैसेज टू द रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की ये जो एरा है ये वॉर का एरा नहीं है और यहाँ पर हॉस्टिलिटीज को खत्म करने की जरूरत है। नॉट लॉन्ग अगो सच अ स्टांस बाय अ कंट्री ऑफ द ग्लोबल साउथ वुड हैव ड्रॉन ओप्रोब्रियम फ्रॉम द वेस्ट, लेकिन यहाँ पर सब लोग समझ रहे हैं कि इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट अलाय है। इंडो पैसिफिक अलायंस में इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट अलाय है अगर चाइना को कंटेन करना है, क्योंकि चाइना अपनी मसल्स को बहुत ज़्यादा फ्लैक्स करता है, चाइना बहुत ज़्यादा असर्टिव है। इंडियाज न्यूट्रलिटी इज दस एक्सेप्टेड इन वेस्टर्न कैपिटल्स, और इंडिया का यहाँ पर मार्केट बहुत बड़ा है, इसीलिए इंडिया की ज़रूरत है बाकी सारी कंट्रीज़ को। द कॉस्टली प्रोटेक्टेड वॉर इन यूक्रेन कैन बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर द ग्लोबल साउथ, की यहाँ पर हम लीडर्स बन सकते हैं। तो अभी तक यहाँ पर जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है इसमें आपको वेस्टर्न हेजेमनी दिखेगी, लेकिन हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज तो इस वॉर को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर ऑथर ने एक सोल्यूशन बताया है, द यूक्रेन इम्ब्रोग्लियो कैन गिव द ग्लोबल साउथ एन अपॉर्चुनिटी, कि हम यहाँ पर ग्लोबल डिप्लोमेसी के ऊपर हाई टेबल को क्लेम करें। एन इनिशिएटिव बाय द साउथ पॉसिबली लेड बाय द बांग्लादेश एंड श्रीलंका, और यहाँ पर टर्की भी जुड़ सकता है, साथ में यहाँ पर इंडिया और चाइना भी आ सकते हैं, और एक हम डील को ब्रोकर करा दें बिटवीन द बेलिग्रेंट्स जो कि यहाँ पर रशिया और यूक्रेन है, और इस डील को यहाँ पर पुलिस किया जाए एंड ऑपरेटिंग थ्रू द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। तो बेसिकली यहाँ पर पीस लाया जा सकता है, और ये पीस यहाँ पर ग्लोबल साउथ भी प्रोवाइड कर सकता है। एज द लीथल यूरोपियन विंटर अप्रोचेस, तो यहाँ पर यूरोपियन विंटर आ जाएगा, तो यूरोप को यहाँ पर नेचुरल गैस की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, एंड द रिस्क ऑफ वाइडनिंग कन्फ्लिक्ट, तो यहाँ पर ये जो अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर पीस ब्रोकर हो जाए, ये बहुत कम समय बचा है। दिस टाइम फॉर द ग्लोबल साउथ टू एक्ट इज नाउ। तो ये यहाँ पर ऑथर का कहना है कि ग्लोबल साउथ यहाँ पर डिप्लोमेसी के रास्ते प्रोवाइड कर सकता है। द अनसंग मार्टियर्स ऑफ मानगढ़, तो ये हमने संडे की न्यूज़पेपर में डिस्कस किया था मानगढ़ मैसेकर के बारे में, एक बार हम वापस से देख लेते हैं। ऑन नवंबर 15 कंट्री सेलिब्रेट करता है गौरव दिवस, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भगवान बिरसा मुंडा। Today we pay our respects to the courageous tribal martyrs led by Govind Guru, born in a nomadic community in the Dungarpur, Banswara region of Rajasthan. Govind Guru यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा influenced थे by the teachings of Swami Dayanand Saraswati to work for the socio-religious upliftment of the people from the Bhil community. While the colonial state was engaged in an organized loot of India's resources, तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स का क्या काम था? लोगों को लूटना, कंट्री की रिसोर्सेज को लूटना। गोविंद गुरु drew from Indian traditions and ideals to promote harmony amongst the tribal communities. He was 25 जब इन्होंने यहाँ पर फाउंड किया था संघ सभा for this purpose in 1883. From 1903 onwards, मानगढ़ हिल यहाँ पर एक फेमस स्पॉट बन गया था जहाँ पर एनुअल कॉन्ग्रीगेशन होता था ऑफ द भील्स एंड अदर ट्राइबल ग्रुप्स इन द रीजन। एट दैट टाइम द डिमांड फॉर सेल्फ रूल वॉज गैदरिंग करेंसी अमंग द पीपल ऑफ द कंट्री, और उसके बाद ब्रिटिशर्स को लगा कि इनको यहाँ पर सप्रेस करने की ज़रूरत है। गोविंद गुरु डिमांडेड दैट द कॉलोनियल स्टेट रिड्यूस द रेवेन्यू रेट। जब भी यहाँ पर फेमाइन हो तब तो यहाँ पर जो कॉलोनियल स्टेट है इसको तो यहाँ पर रेवेन्यू रेट कम करने चाहिए, एंड स्टॉप इंक्रोचिंग ऑन द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज एंड
and harming their culture. Bhils and other tribals were engaged in a long standoff with the British और 17 नवंबर 1913 को जब यहाँ पर फुल मून का दिन था, मानगढ़ हिल विटनेस्ड a mass gathering of more than 1.5 lakh Bhils. They swore allegiance to their guru और यहाँ पर बात की गई कि अपने स्पिरिचुअल डिजायर्स को फुलफिल किया जाएगा. द गैदरिंग ऑल्सो रिजॉल्व कि यहाँ पर जो ब्रिटिश हेजेमनी है इसको यहाँ पर एंड किया जाएगा, स्पेशली द अनजस्ट रेवेन्यू रिजीम. सेंसिंग ट्रबल फ्रॉम द कॉन्ग्रीगेशन, ब्रिटिश ने यहाँ पर डिप्यूट किए 7 कंपनीज टू सराउंड द मानगढ़ हिल और यहाँ पर ट्राइबल्स को सप्रेस करना स्टार्ट किया विद द फियर ऑफ बुलेट्स एंड कैनन्स. लेकिन यहाँ पर ये जो ब्रेव ट्राइबल्स थे ये यहाँ पर सबड्यूड नहीं हुए. देयर अवेकेंड कॉन्शियसनेस एंड न्यू फाउंड स्पिरिचुअलिटी हैड रेज्ड देयर कॉन्फिडेंस एंड द डिजायर टू प्रोटेक्ट द मदरलैंड ओवरवेल्म्ड द फियर ऑफ द बुलेट. और उसके बाद यहाँ पर ब्रिटिशर्स ऑर्डर कर देते हैं मास शूटिंग, जिसकी वजह से यहाँ पर 1500 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स की यहाँ पर डेथ हो जाती है. द मॉरल लेजिटिमेसी ऑफ द ब्रिटिश केप्ट ऑन इरोडिंग. और उसके बाद हमें जलियांवाला बाग मसैकर भी देखने को मिलता है 1919 में. तो इसको यहाँ पर ये जो मानगढ़ मसैकर हुआ था इसको आदिवासी जलियांवाला भी कहते हैं. बाकी आपको भील ट्राइब्स के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए. आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर कॉल किया था फॉर अमृतकाल पंच प्रण. अब पंच प्रण यहाँ पर उसमें से एक प्रण ये भी था कि हमें कॉलोनियल माइंडसेट को खत्म करना है और अपनी रूट्स में हमें प्राइड लेने की ज़रूरत है. तो यहाँ पर ट्राइब्स की बात की गई. जो ट्राइबल का लाइफस्टाइल होता है ये बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है. द इन्वायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल ऑफ दीज कम्युनिटीज़ एंड देयर ज़ील कि यहाँ पर नेचर को प्रोटेक्ट करना है, ये एक वैल्यूएबल लेसन प्रोवाइड करता है टू द पीपल फ्रॉम द एलीट क्लास, जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट जनरेट करते हैं कि आप कार्बन फुटप्रिंट को कैसे कम कर सकते हो. इंडियाज़ ग्रोथ स्टोरी वॉज इनकम्प्लीट अगर ट्राइबल्स यहाँ पर पीछे रह जाएं. नाउ एज अ रिजल्ट ऑफ द इनिशिएटिव्स टेकन बाय द मोदी गवर्नमेंट, दीज कम्युनिटीज़ हैव अ प्रोमिनेंट प्लेस इन द गवर्नमेंट डेवलपमेंट एजेंडा. तो सरकार यहाँ पर ट्राइब्स के लिए क्या कर ये आपको पता होना चाहिए. फॉर एग्जांपल टेक फॉर ट्राइबल्स है, इसके अलावा यहाँ पर गोल है. तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए. एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स, तो ट्राइबल सेक्शन के लिए सरकार क्या कर रही है, सरकार ने यहाँ पर कौन से कदम उठाए हैं, ये सब आपको प्रिपेयर करके रखना है. नेक्स्ट है द स्कूल बैग एज बर्डन. तो यहाँ पर स्कूल बैग बच्चों को बहुत ज़्यादा भारी होता है. 1993 में एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था लर्निंग विदाउट बर्डन, वॉज फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यशपाल कि यहाँ पर ये जो बैग का बर्डन है लगातार इंक्रीज हो रहा है, इसको कैसे कम किया जाए. तो ऑथर का बेसिकली ये कहना है कि इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें ये लगता है कि ज़्यादा बुक्स आपके पास होंगी तब आप यहाँ पर ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हो, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है. अदर कमिटीज़ हैव ऑल्सो मेड सजेशंस ऑन दिस इशू एंड सम इम्प्रूवमेंट्स हैव बीन मेड इन द करिकुलम. तो यहाँ पर लर्निंग को ज़्यादा जॉयफुल बनाने की ज़रूरत है और यहाँ पर बुक्स और बैग्स के ऊपर जो एम्फेसिस है उसको यहाँ पर कम करने की ज़रूरत है. इररिस्पेक्टिव ऑफ विच स्कूल इट इज़, हाउ हाई द फी इज़ और हाउ क्वालिफाइड द टीचर्स, हर स्कूल में आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि जो बच्चों का बैग होता है वो बहुत ज़्यादा भारी होता है. इट इज़ स्टिल अ स्टीरियोटाइप की जिसके पास यहाँ पर ज़्यादा बुक्स होंगी, ज़्यादा नोटबुक होगा, वही यहाँ पर ज़्यादा नॉलेजेबल बन सकता है. देयरफॉर इट बिकम्स कंपलसरी फॉर स्टूडेंट्स कि आपको सारी बुक्स कॉपीज़ डेली लेकर जाना है. और इसके अलावा यहाँ पर ऐप्स का यूज़ किया जाता है, बुक्स का यूज़ किया जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए. पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट द टीचिंग मेथड यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है देन द बुक्स और अदर टूल्स. तो यहाँ पर टीचिंग मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. टीचर आपका जितना भी क्वालिफाइड हो, अगर वो यहाँ पर बच्चे को समझा नहीं पा रहा है तब उसका यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है. इफ़ द क्लासरूम एनवायरनमेंट इज़ टू बी मेड इंटरेस्टिंग देन चिल्ड्रन शुड बी टॉट इन स्मॉल ग्रुप्स. तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लासेस बढ़ाने पड़ेंगे. इट मीन्स द साइज ऑफ द क्लास को यहाँ पर रिड्यूस करना पड़ेगा और नंबर ऑफ क्लासेस आपको इंक्रीज करने पड़ेंगे. नंबर ऑफ क्लासेस इंक्रीज करने के लिए आपको यहाँ पर ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, ज़्यादा टीचर्स की ज़रूरत है. फॉर दिस वी रिक्वायर मोर क्वालिफाइड टीचर्स हु कैन नॉट ओनली अंडरस्टैंड द चाइल्ड स्टेट ऑफ माइंड, बल्कि यहाँ पर जो करिकुलम है उसको भी इंप्लीमेंट कर सकें. द राइट टू एजुकेशन बिल जो कि यहाँ पर बात करता है कि क्लासरूम साइज को यहाँ पर कम करने की ज़रूरत है. द नंबर ऑफ क्वालिटी टीचर्स डिपेंड्स ऑन वेदर आर यूनिवर्सिटीज़, क्या हमारी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस हमें गुड टीचर्स प्रोवाइड कर सकते हैं. द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर ट्रेनिंग अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि यहाँ पर बता दी है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए टीचर्स के लिए, लेकिन यहाँ पर टीचर्स को रिक्रूट करने की ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेट गवर्नमेंट के पास. बट द वर्क ऑफ सेलेक्टिंग एंड रिक्रूटिंग द टीचर्स लाइज विद द स्टेट गवर्नमेंट. अब ऑथर का ये कहना है प्रॉब्लम ये है कि एजुकेशन को आपने कॉन्करेंट लिस्ट में डाल रखा है, तो यहाँ पर किसी भी गवर्नमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती ही नहीं है एजुकेशन को रिफॉर्म करने के लिए. दिस सिस्टम इज गुड इफ यू वांट टू अप्रिशिएट द फेडरल स्ट्रक्चर. स्टिल सपोज यू आर रियली अपसेट कि यहाँ पर जो क्वालिटी स्कूल की, क्वालिटी टीचर्स की इतनी ज़्यादा खराब क्यों है. इन दैट केस यू शुड अंडरस्टैंड व्हाई आवर एजुकेशन सिस्टम इज नॉट इंप्रूविंग इवन आफ्टर मेनी एफर्ट्स, क्योंकि एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में है. ये यहाँ पर ऑथर का व्यू है. द न्यू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इज़ अ वेरी प्रोग्रेसिव डॉक्यूमेंट, लेकिन यहाँ पर बात ये आती है क्या हम इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे. अगर यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे तब तो यहाँ पर हमें एजुकेशन में रिफॉर्म देखने को मिलेंगे, वरना सब ऐसे ही रहने वाला है.
नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। चाइना अदर लार्ज इकोनॉमीज मस्ट ऑल्सो पे फॉर लॉस एंड डैमेज। तो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन का ये कहना है कि चाइना और बाकी लार्ज इकोनॉमीज, जिसमें ऑफकोर्स इंडिया भी आएगा, कि यूरोपियन यूनियन का ये कहना है इन सारी इकोनॉमीज को भी यहाँ पर पे करने की ज़रूरत है फॉर लॉस एंड डैमेज, क्योंकि ये कंट्रीज भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एमिट करते हैं। Supporting the demand first put forward by the small island countries, the European Union on Wednesday asserted that China को भी यहाँ पर contribute करने की ज़रूरत है towards loss and damage finance, क्योंकि यहाँ पर चाइना एक बहुत बड़ी इकॉनमी है। चाइना इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इकॉनमीज ऑन द प्लानट और चाइना के पास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है। EU's पोजीशन डीपन्स द डिवाइड ऑन द लॉस एंड डैमेज फाइनेंस। तो यहाँ पर लॉस एंड डैमेज को लेकर ये था कि ये जब COP27 एंड होगी तो ऑफकोर्स यहाँ पर कोई फंडिंग मैकेनिज्म निकल आएगा, लेकिन लगता नहीं है कि फंडिंग मैकेनिज्म यहाँ पर आ पाएगा, क्योंकि अभी से ही सब कुछ हमें डिवाइडेड दिख रहा है। टिमरमेंस डिड नॉट मेंशन इंडिया बाय नेम, लेकिन जब उनसे पूछा गया अबाउट इंडिया एंड चाइना, बट सम स्मॉल आइलैंड स्टेट्स हैव सेड दैट इंडिया मस्ट ऑल्सो बी आस्क्ड टू कंट्रीब्यूट। तो यहाँ पर कुछ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स हैं जिनका ये कहना है कि इंडिया को भी यहाँ पर कंट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि इंडिया भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस को एमिट करता है। तो इंडिया आपको वन ऑफ द लार्जेस्ट एमिटर मिल जाएगा, लेकिन बात यह है समझने वाली कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और अगर आप इंडिया का यहाँ पर कैपिटा एमिशन देखोगे तो ये वन ऑफ द लोएस्ट है। तो बेसिकली ग्लोबल एवरेज का 1/3 भी नहीं है हमारा पर कैपिटा एमिशन, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन भी तो बहुत ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर वन ऑफ द लार्जेस्ट एमिटर हैं, और वो भी जो हमारा एमिशन स्टार्ट हुआ है वो 1991 के बाद स्टार्ट हुआ। आप इस बात को समझो कि हिस्टोरिकल ऑब्लिगेशन हमारी बनती ही नहीं है। व्हेन द डिमांड हैड फर्स्ट come from the small island states, both India and China did not outright reject it। तो जब यहाँ पर स्मॉल आइलैंड ने बात की कि इंडिया और चाइना को भी यहाँ पर प्रोवाइड करने की ज़रूरत है फंडिंग, तो हमने यहाँ पर डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं किया, क्योंकि हम इन कंट्रीज़ को अपने अगेंस्ट नहीं करना चाहते हैं। इन कंट्रीज़ की ज़रूरत है हमें। इंस्टेड बोथ कंट्रीज़ हैड मेंटेन्ड दैट दे सिंपैथाइज विद द स्मॉल आइलैंड स्टेट्स, की स्मॉल आइलैंड स्टेट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, कि अगर सी लेवल राइज होगा तो इनका यहाँ पर जो सर्वाइवल है ये बहुत ज़्यादा थ्रेटन हो जाएगा। एंड यहाँ पर जो कंट्रीज़ है इंडिया और चाइना, ये बाकी दूसरे मेजर से इन कंट्रीज़ को हेल्प कर रहे हैं। लेकिन अगर बात आती है यहाँ पर फंडिंग प्रोवाइड करने की, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर है डेवलप्ड कंट्रीज़ की। कंट्रीज़ दैट वर आस्किंग इंडिया टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स फाइनेंशियल हेल्प टू पुअर नेशंस हिट बाय द क्लाइमेट डिजास्टर्स वर मिसिंग द पॉइंट ये है कि हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, तो हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज़ की है। वाइल इंडिया सिंपैथाइज्ड विद द कंसर्न्स ऑफ द स्मॉल आइलैंड स्टेट, तो स्मॉल आइलैंड स्टेट के यहाँ पर जो कंसर्न है हम उनके साथ सिंपैथाइज करते हैं, लेकिन ये बात इनको भी समझने की ज़रूरत है कि हमारी इकॉनमी भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है और हमारा एमिशन भी इतना ज़्यादा नहीं है। इंडिया itself was extremely vulnerable to climate change। हम तो यहाँ पर खुद vulnerable हैं, having suffered from over 1000 climate related events between 1995 and 2020। IPCC reports tell us that warming is directly proportional to the contribution of cumulative emissions of CO2। और इंडिया का यहाँ पर कितना contribution है, तो इंडिया ने यहाँ पर less than 4% contribute किया है since pre-industrial times। India's share in historical cumulative emissions since pre-industrial times is less than 4% from 1990, after which awareness about climate change and its impact started। इंडिया का जो total emission है CO2 में ये है सिर्फ 5%। इंडिया का यहाँ पर जो पर कैपिटा एमिशन है ये बहुत ज़्यादा कम है, 1/3 ऑफ द एवरेज है। तो आप समझ सकते हो कि इंडिया के यहाँ पर कैपिटा एमिशन बहुत ज़्यादा कम है। इंडिया की पॉपुलेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आपको इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट एमिटर दिखता है, लेकिन इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट एमिटर नहीं है, क्योंकि हमारी पर कैपिटा एमिशन बहुत ज़्यादा कम है। तो अगर हम पर कैपिटा एमिशन के हिसाब से देखें तो इंडिया अभी कहीं पर भी लाई नहीं करता है, और इंडिया की तो बिल्कुल भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है लॉस एंड डैमेज में फंडिंग को प्रोवाइड करने की। अब हम चलते हैं आगे। एजुकेशन लोन PSB टारगेट डाउन बाई 13.5% इन फाइनेंशियल ईयर 23। तो गवर्नमेंट यहाँ पर पुश करी कि ज़्यादा एजुकेशन लोन्स देने हैं, उसके बाद भी यहाँ पर जो बैंक्स हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स ये क्यों नहीं दे रहे हैं एजुकेशन लोन्स। तो एक ही रीज़न है कि यहाँ पर जो एजुकेशन लोन्स है उसमें डिफॉल्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, कि यहाँ पर जो एजुकेशन लोन्स है ये यहाँ पर NP में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो बैंक्स हैं ये एजुकेशन लोन्स को नहीं देना चाह रहे हैं। एजुकेशन लोन डिस्पोजल टारगेट फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, ये यहाँ पर 13.5% लोअर है देन द टोटल डिस्पोजल बाई ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स इन द फाइनेंशियल ईयर 22। जो 90% एजुकेशन में लोन होता है ये दिया जा रहा है बाय द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो ये आपको एक फैक्ट और पता होना चाहिए। डेटा शोज द कंट्रीज फाइनेंशियल सिस्टम डिस्पर्स्ड एजुकेशन लोन्स अमाउंटिंग टू ₹23,000 करोड़ ड्यूरिंग द 2021-22, और इस साल का टारगेट रखा गया है 20,450 करोड़ का। PSBs however cumulatively account for around 90% of the education loans। अब ये क्यों नहीं देना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एजुकेशन लोन्स है ये NPA में कन्वर्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक नॉर्म है, नॉर्म क्या है, रूल 6 ऑफ द प्रोसीजर एंड द कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेशंस ऑफ द GST काउंसिल। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो GST है इसकी मीटिंग होनी चाहिए वंस इन अ क्वार्टर। तो GST काउंसिल की मीटिंग होनी चाहिए वंस इन अ क्वार्टर ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर।
Rule 6 of the Procedure and Conduct of the Business Regulations of the GST Council, according to which it has to meet once in a quarter of a financial year. तो सिर्फ इतना सा रूल है, ये आपको पता होना चाहिए. मीडिया ओनरशिप कॉन्सेंट्रेशन पोजेस थ्रेट टू डेमोक्रेसी. तो अगर यहाँ पर चुनिंदा लोगों के पास ही मीडिया ओनरशिप होगी तो ये थ्रेट है डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि ये यहाँ पर अंडरमाइन करती है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मीडिया ओनरशिप पोजेस अ पोटेंशियल थ्रेट टू द डेमोक्रेसी. तो यहाँ पर ये बताया गया है. अब हम चलते हैं आगे. यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है. अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस की हाईलाइटेड पोर्शन की पीडीएफ चाहिए प्लस स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू एवरी टॉपिक, तो आप इसको बाय कर सकते हो. इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम अकाउंट का यूजर नेम रखना है. आपको डेली पीडीएफ्स प्रोवाइड की जाएंगी, आपको डेली स्टैटिक पोर्शन प्रोवाइड किया जाएगा. उसके बाद आपको प्रिवेसी सेटिंग्स को चेंज करना है. फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है, देन प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स, हु कैन ऐड मी टू द ग्रुप चैट्स. वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज करना है. यू कैन पे वाया यूपीआई टू द मेंशन्ड यूपीआई आईडी एंड देन यू हैव टू सेंड पेमेंट प्रूफ अलॉन्ग विद द टेलीग्राम यूजर आईडी टू द मेंशन्ड ईमेल आईडी. सेकंड प्रोग्राम है करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें करंट अफेयर्स को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर किया जा रहा है. आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी. करंट अफेयर्स को उन सारे सोर्सेज से कवर किया जा रहा है जो कि इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए. आपको लेक्चर्स मिलेंगे ऑन एवरीडे बेसिस, आपको डेली पीडीएफ्स मिलेंगी, आपको डेली क्विजेस मिलेंगे, पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे. जो स्टैटिक पोर्शन करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा उसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा. ये सीरीज आपके प्रीलिम्स के लिए यूजफुल रहेगी एंड आपके मेंस के लिए भी यूजफुल रहेगी. इसका प्राइस है 2000 रुपीज़ पर मंथ. अगर आप इंटरेस्टेड हो देन यू कैन मेक पेमेंट वाया यूपीआई टू द मेंशन्ड यूपीआई आईडी एंड देन यू हैव टू सेंड योर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, प्रूफ ऑफ पेमेंट टू द मेंशन्ड ईमेल आईडी. वेट फॉर सम टाइम टू गेट एडेड टू द प्रीमियम ग्रुप, जहां पर आपको डेली लिंक मिलेंगे फॉर द वीडियोस. अब नेक्स्ट है वॉस्ट्रो नॉस्ट्रो अकाउंट्स. तो काफ़ी टाइम से हम डिस्कस कर रहे थे वॉस्ट्रो नॉस्ट्रो अकाउंट्स. तो क्या होते हैं वॉस्ट्रो नॉस्ट्रो अकाउंट्स? अ वॉस्ट्रो अकाउंट इज एन अकाउंट दैट अ डोमेस्टिक बैंक होल्ड्स फॉर अ फॉरेन बैंक इन द डोमेस्टिक बैंक्स करेंसी, विच इन द केस ऑफ इंडिया इज द रुपी. फॉर एग्जाम्पल, रशिया के किसी बैंक को अकाउंट खुलवाना है वॉस्ट्रो अकाउंट, तो वो यहाँ पर किसी इंडियन बैंक से संपर्क करेगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंडसइंड या यूको बैंक से यहाँ पर संपर्क किया कि आप हमारा एक अकाउंट खोल दो, रशिया के बैंक ने. अब यहाँ पर इंडियन बैंक ने जो अकाउंट खोला, ये खोला है डोमेस्टिक करेंसी में, रुपी में, तो इसको ही कहा जाएगा वॉस्ट्रो अकाउंट. तो वॉस्ट्रो अकाउंट इज एन अकाउंट दैट अ डोमेस्टिक बैंक होल्ड्स फॉर अ फॉरेन बैंक. तो यहाँ पर रशिया की बैंक होगी फॉरेन बैंक और यहाँ पर डोमेस्टिक बैंक होगी यूको बैंक, जिसने कि यहाँ पर अकाउंट खोला है इन द डोमेस्टिक बैंक्स करेंसी. इंडिया के केस में ये करेंसी होगी रुपी. द आरबीआई अलाउड द अकाउंट्स इन इंडसइंड एंड यूको बैंक अमंग अदर्स, कि यहाँ पर जो रुपी में ट्रेड है ये इंक्रीज होगा और यहाँ पर रुपी का यूज़ किया जाएगा ट्रेड करने के लिए. इन ट्रेड विद रशिया, पेमेंट्स इन रुपी फॉर द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स. तो ये सब यहाँ पर पेमेंट जाएगा इन वॉस्ट्रो अकाउंट्स में. टू काइंड्स ऑफ अकाउंट्स, वॉस्ट्रो और नॉस्ट्रो. तो वॉस्ट्रो और नॉस्ट्रो यहाँ पर बेसिकली सेम ही अकाउंट का नाम है, लेकिन यहाँ पर देखने की तरफ है कि आप यहाँ पर रशिया की साइड से देख रहे हो या तो आप यहाँ पर इंडिया की साइड से देख रहे हो. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया गया है. सो इफ एन इंडियन बैंक, फॉर एग्जाम्पल एसबीआई, यूनाइटेड स्टेट्स में अकाउंट खुलवाना चाहता है, तो एसबीआई यहाँ पर यूएस के किसी बैंक के साथ संपर्क में आएगा कि आप हमारा अकाउंट खोल दो, और यहाँ पर यूएस के किसी बैंक ने एसबीआई का अकाउंट खोल दिया अपनी डोमेस्टिक करेंसी में. तो यूएस की डोमेस्टिक करेंसी है डॉलर, तो यहाँ पर डॉलर्स में अकाउंट खोल दिया. द अकाउंट ओपन बाय द इंडियन बैंक इन द यूएस, तो ये नॉस्ट्रो अकाउंट होगा इंडियन बैंक के लिए, लेकिन ये सेम जो अकाउंट होगा ये यूएस बैंक के लिए एक वॉस्ट्रो अकाउंट होगा. तो ये जो अकाउंट होगा, अगर आप इंडियन साइड से देखो तो ये नॉस्ट्रो अकाउंट है और यूएस साइड से देखो तो ये वॉस्ट्रो अकाउंट है. लिटरली नॉस्ट्रो मीन्स आर्स और वॉस्ट्रो का मतलब होता है योर्स इन लैटिन. देयरफॉर द अकाउंट ओपन बाय इंडसइंड एंड यूको आर वॉस्ट्रो एंड द वंस ओपन बाय द रशियाज एंड वीटीबी बैंक. तो ये यहाँ पर नॉस्ट्रो अकाउंट है. तो आई होप आपको डिफरेंस समझ आ गया हो कि वॉस्ट्रो और नॉस्ट्रो अकाउंट्स में क्या डिफरेंस है, और यहाँ पर वॉस्ट्रो अकाउंट. नेक्स्ट, इवैल्यूएटिंग ओल्ड पेंशन स्कीम. तो ओल्ड पेंशन स्कीम बैड पॉलिटिक्स के साथ साथ बैड इकोनॉमिक्स भी कैसे है, और यहाँ पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस ले आए हैं. आपने भी वादा किया है पंजाब में कि यहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाया जाएगा. और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर कांग्रेस ने ये कहा है कि अगर कांग्रेस जीतती है हिमाचल प्रदेश में तो ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाया जाएगा. ओल्ड पेंशन स्कीम क्या थी, न्यू पेंशन स्कीम क्या है, ये सब हम डिस्कस करेंगे. What was the old pension scheme? Pension to central and state government employees was fixed at 50% of the last drawn basic pay. The lure of the old pension scheme, or OPS, called so since it existed before the government notified a new pension system for those joining from January 1, 2004. तो जनवरी 1, 2004 से जिनकी भी ज्वाइनिंग हुई है उनके लिए है न्यू पेंशन सिस्टम. उससे पहले वालों के लिए है ओल्ड पेंशन स्कीम. ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या था बेसिकली कि आपकी जो भी यहाँ पर लास्ट ड्रॉन बेसिक पे है, अगर आपकी यहाँ पर लास्ट ड्रॉन बेसिक पे है फॉर एग्जांपल 1,00,000 रुपये, तो आपको यहाँ पर पेंशन मिलेगी 50,000 रुपये. 50% आपको पेंशन मिलेगी. और इसीलिए यहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम में जो यहाँ पर बेनिफिट है ये डिफाइंड है, इसीलिए इसको डिफाइंड बेनिफिट स्कीम भी कहते हैं. इट इज़ हेंस ऑल्सो कॉल्ड डिफाइंड बेनिफिट स्कीम.
टू इलस्ट्रेट, इफ एन एम्प्लॉयज बेसिक मंथली सैलरी जस्ट बिफोर रिटायरमेंट है 10,000 रुपये, तो उसको यहाँ पर पेंशन मिलेगी 5,000 रुपये की. ऑल्सो लाइक सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज मंथली पे आउट्स ऑफ पेंशनर्स ऑल्सो इंक्रीज विद हाइक्स. तो यहाँ पर जो डीए है ये भी मिलता है पेंशन में. डीए कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ बेसिक सैलरी इज एन एडजस्टमेंट ऑफर टू एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स टू मेक अप फॉर द राइज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग. तो यहाँ पर इन्फ्लेशन के साथ ज़रूरी है कि यहाँ पर जो इंक्रीज़ किया जाए पेंशन को, तो इसीलिए यहाँ पर डीए जो है वो प्रोवाइड किया जाता है और यहाँ पर पेंशन इंक्रीज़ हो जाती है. अ 4% डीए हाइक वुड मीन अ रिटायरी को यहाँ पर जो पेंशन मिलेगी वो मिलेगी 5,200 रुपये. एज ऑन डेट द मिनिमम पेंशन पेड बाय द गवर्नमेंट ये है 9,000 रुपये और जो मैक्सिमम है ये है 62,500. 62,500 कैसे हुई? क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हाईएस्ट पे है ये है 1,25,000. तो आप इसका आधा कर लो तो 62,500 हो गया. वॉट वर द कंसर्न्स विद द OPS. अब ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ कंसर्न क्या क्या है? द मेन प्रॉब्लम ये है कि जो पेंशन लाइबिलिटी है पूरी तरीके से अनफंडेड है. पूरी जिम्मेदारी यहाँ पर सरकार के ऊपर आ जाती है कि सरकार को यहाँ पर पेंशन पे करनी है. देयर इज नो एक्रेशन वर मेड टुवर्ड्स अ पेंशन कॉर्पस. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई यहाँ पर पेंशन कॉर्पस बनाया जा रहा है उसमें हर महीने यहाँ पर कोई पेमेंट किया जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. द सेंटर प्रोवाइडेड फॉर पेंशंस बाय एस्टिमेटिंग पेमेंट्स टू रिटायरीज अहेड ऑफ द बजट एवरी ईयर. द प्रेजेंट जनरेशन ऑफ द टैक्स पेयर्स पेड फॉर ऑल पेंशनर्स एज ऑन डेट. आप समझ सकते हो कि ये यहाँ पर इंटर जनरेशनल ट्रांसफर्स हो रहे हैं. जो लोग आज यहाँ पर टैक्स पे कर रहे हैं सरकार उनका पैसा यूज़ करेगी उनको पेंशन देने के लिए जो कि यहाँ पर दूसरी जनरेशन के हैं. तो इसको आप कह सकते हो कि ये यहाँ पर इंटर जनरेशनल ट्रांसफर हो रहा है. द OPS वॉज ऑल्सो अनसस्टेनेबल, क्योंकि यहाँ पर ये जो पेंशन लाइबिलिटीज़ ये हर साल इंक्रीज हो रही है. आप देखो ये हर साल कैसे इंक्रीज होगी. अब यहाँ पर लोग ज़्यादा जी रहे हैं, उनकी यहाँ पर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये ज़्यादा है. लोग पहले अगर यहाँ पर 60 साल तक जी रहे थे या 65 साल तक जी रहे थे, तो लोग अब यहाँ पर 70-75 साल तक जी रहे हैं. तो यहाँ पर जो पेंशन लाइबिलिटी आने वाले समय में लगातार इंक्रीज होगी. अब यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्यों इंक्रीज हुई है? क्योंकि यहाँ पर हेल्थ पे हमने बहुत अच्छा काम किया है जिसकी वजह से यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हुई है. या तो अगर आपको ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर ही आना है तो आपको यहाँ पर क्या करने की जरूरत है? आपको यहाँ पर रिटायरमेंट एज को बढ़ाने की जरूरत है. लेकिन अगर आप रिटायरमेंट एज को बढ़ाओगे तो यहाँ पर यूथ प्रोटेस्ट करेगा कि अगर लोग यहाँ पर रिटायर नहीं होंगे तो नई जॉब्स कैसे आएंगी. द OPS वॉज ऑल्सो अनसस्टेनेबल फॉर वन पेंशन लाइबिलिटीज कीप क्लाइंबिंग सिंस पेंशनर्स बेनिफिट्स इंक्रीज्ड एवरी ईयर. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो सैलरी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज की ये इंक्रीज होती है. पेंशनर्स गेन्ड फ्रॉम इंडेक्सेशन, द गवर्नमेंट पेड देम डियरनेस रिलीफ. तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो लगातार पेंशन लाइबिलिटीज इंक्रीज होती गई और यहाँ पर लाइफ जो एक्सपेक्टेंसी ये भी इंक्रीज होती गई. व्हाट वाज प्लान्ड टू एड्रेस दिस? इन 1998 यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने कमीशन की थी ओल्ड एज सोशल एंड इनकम सिक्योरिटी प्रोजेक्ट. और इसको यहाँ पर बेसिकली बनाया गया था अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए जिनके पास कोई भी इनकम सिक्योरिटी नहीं होती. उनके पास तो कोई भी ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी नहीं होती. अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो कोई पेंशन नहीं मिलती है. The OASIS report recommended individuals could invest in 3 types of funds. कि यहाँ पर जो इंडिविजुअल्स है वो यहाँ पर फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सेफ फंड, बैलेंस्ड फंड, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हैं. टू बी फ्लोटेड बाय 6 फंड मैनेजर्स. ठीक है, तो ये यहाँ पर सजेस्ट किया गया था. हाउ डिड द न्यू पेंशन स्कीम कम? तो यहाँ पर न्यू पेंशन स्कीम कैसे है? द न्यू पेंशन सिस्टम प्रोपोज्ड बाय द प्रोजेक्ट OASIS रिपोर्ट बिकेम द बेसिस फॉर द पेंशन रिफॉर्म्स. और यहाँ पर जो OASIS बनाया गया था ये तो बनाया गया था अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स के लिए, लेकिन इसको अडॉप्ट किया गया बाय द गवर्नमेंट फॉर इट्स ओन एम्प्लॉयज़. और यहाँ पर गवर्नमेंट लेकर आई न्यू पेंशन स्कीम एंड इट वॉज नोटिफाइड ऑन December 22, 2003. इट वॉज एप्लीकेबल ओनली टू प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़. तो आने वाले समय में जो यहाँ पर ज्वाइन करते उनके लिए थी न्यू पेंशन स्कीम. एंड इट वॉज एप्लीकेबल ओनली टू प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ एंड वॉज मेड मैंडेटरी फॉर और रिक्रूट्स जो कि यहाँ पर ज्वाइन कर रहे थे फ्रॉम January 1, 2004. तो डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था कि आपको यहाँ पर 10% अपनी बेसिक सैलरी और DA का कॉन्ट्रीब्यूट करना है और सरकार सेम कॉन्ट्रीब्यूशन करेगी. 10% आप करोगे और 10% सरकार करेगी. बाद में सरकार ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन इंक्रीज करके 14% कर दिया 2019 में. द डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन कंप्राइज्ड 10% ऑफ द बेसिक सैलरी एंड DA बाय द एम्प्लॉय एंड अ मैचिंग कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द गवर्नमेंट. दिस वॉज Tier 1 विद कॉन्ट्रीब्यूशंस बीइंग मैंडेटरी. 2019 में गवर्नमेंट ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन इंक्रीज कर दिया टू 14% ऑफ द बेसिक सैलरी एंड DA. स्कीम्स अंडर द NPS आर ऑफर्ड बाई 9 पेंशन फंड मैनेजर्स जिनके नाम आपको बिल्कुल याद रखने की जरूरत है. द रिस्क प्रोफाइल्स ऑफ स्कीम्स ऑफर्ड बाई दीज प्लेयर्स वेरी फ्रॉम लो टू हाई. फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर हाई रिस्क में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको यहाँ पर रिटर्न भी ज़्यादा मिल सकता है और ये भी हो सकता है कि आपका यहाँ पर सब कुछ डूब भी जाए. द रिस्क प्रोफाइल्स ऑफ स्कीम्स ऑफर्ड बाई दीज प्लेयर्स वेरी फ्रॉम लो टू वेरी हाई. द 10-year रिटर्न फॉर द NPS स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट फ्लोटेड बाई SBI LIC UTI स्टूड एट 9.22%. 5-year रिटर्न यहाँ पर देखा गया 7.99% का और रिटर्न ऑन हाई रिस्क स्कीम ये यहाँ पर 15% भी हो सकता है. तो अगर आप यहाँ पर ज़्यादा रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट करो तो आपको यहाँ पर रिटर्न बहुत ज़्यादा भी मिल सकता है. तो रिस्की एसेट का मतलब ही ये होता है कि अगर आप यहाँ पर रिस्की एसेट में इन्वेस्ट
कर रहे हो तो आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपको मिल सकता है। वाई इज़ द ओपीएस बोथ बैड इकोनॉमिक्स एंड बैड पॉलिटिक्स? ओवरऑल पेंशन पेमेंट्स बाई स्टेट्स ईट अवे अ क्वार्टर ऑफ देयर टैक्स रेवेन्यूज। तो यहाँ पर जो क्वार्टर ऑफ द रेवेन्यू है ये सिर्फ यहाँ पर पेंशन देने में ही चला जाएगा। फॉर हिमाचल इट इज़ ऑलमोस्ट 80%, फॉर पंजाब इट इज़ ऑलमोस्ट 35%। इफ वेजेस एंड सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज आर एडेड टू दिस बिल, तो स्टेट्स के पास यहाँ पर कुछ बचेगा ही नहीं। फंडिंग ए स्मॉल नंबर ऑफ पेंशनर्स, तो यहाँ पर कितने लोग होंगे सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज? तो बेसिकली 2-3% के लिए आप अपना इतना ज़्यादा रेवेन्यू खर्च कर दे रहे हो। तो देयर इज ऑल्सो द लार्जर इशू ऑफ इंटर जनरेशनल इक्विटी। तो मैंने आपको बताया ना इंटर जनरेशनल इक्विटी क्या है, कि आज के टैक्स पेयर्स यहाँ पर पे कर रहे हैं दूसरी जनरेशन के लिए। टुडेज टैक्स पेयर्स आर पेइंग फॉर द एवर इंक्रीजिंग पेंशंस ऑफ रिटायरीज, एज इट इज द करंट जनरेशन ऑफ टैक्स पेयर्स आर नॉट ओनली फुटिंग द पेंशन बिल ऑफ द दोज हु ज्वाइंट गवर्नमेंट सर्विस बिफोर 2004, दे आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द 10% कॉन्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर जो 10% कॉन्ट्रीब्यूशन सरकार कर रही है ये भी तो यहाँ पर टैक्स पेयर के मनी से ही किया गया है। सरकार के पास कोई खुद का पैसा थोड़ी लेकर आती है। आफ्टर हैविंग बैक्ड पेंशन रिफॉर्म्स piloted by the NDA कांग्रेस लेड कमिटीज इन राजस्थान एंड छत्तीसगढ़, तो इन्होंने स्विच कर दिया टू द ओल्ड पेंशन स्कीम। तो आप समझ सकते हो पूरा यहाँ पर वोट बैंक के लिए किया जा रहा है। द पार्टी हैज प्रॉमिस टू रिवर्ट टू ओपीएस इन हिमाचल एंड गुजरात टू। दिस डज ब्रिंग स्टेट गवर्नमेंट सम शॉर्ट टर्म गेम्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ उनको ज़्यादा वोट्स मिल जाएंगे, लेकिन आप समझ रहे हो कि आप यहाँ पर लाइबिलिटी कितनी ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हो। दे सेव मनी सिंस दे विल नॉट हैव द पुट टू द 10% मैचिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एम्प्लॉय पेंशन फंड्स। और यहाँ पर जो लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, फॉर एग्जांपल 2004 में जिन लोगों की ज्वाइनिंग हुई है, तो अगर वो यहाँ पर 30 साल भी जॉब करते हैं तो 2034 में उनका रिटायरमेंट होगा, तो यहाँ पर जो लाइबिलिटी आएगी वो 2034 तक आएगी। तो 2034 में जिसकी सरकार होगी उसको यहाँ पर सोचने की जरूरत है। इन सरकारों को ये लगता होगा कि हम यहाँ पर 10 साल तो राज कर ही लेंगे, उसके बाद जिसकी यहाँ पर लाइबिलिटी होगी वो देखेगा। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो ऑथर ने बेसिकली ये कहा ये यहाँ पर बैड इकोनॉमिक्स और बैड पॉलिटिक्स दोनों है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने किसको क्या दिया है, जैसे पटन पटोला जो कि इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी को दिया गया है। ये यहाँ पर स्कार्फ है जो कि आप देख सकते हो। इंडिया टू होस्ट टेरर फंडिंग मीट। तो ये जो टेरर फंडिंग मीट है ये 18 और 19 को होने वाली, तो कल और परसों होगी। तो उसके बाद जो आउटकम्स आएंगे वो तो हम डिस्कस करेंगे ही। तो इंडिया विल होस्ट द थर्ड नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस जो कि नवंबर 18 और 19 को होगी। द NMFT स्टार्टेड इन 2018 एज एन इनिशिएटिव ऑफ द फ्रेंच गवर्नमेंट। 2019 की कहाँ होती है, तो ये होती है ऑस्ट्रेलिया में। 2020 में नहीं हो पाई और फिर अब यहाँ पर 2022 में हो रही है क्योंकि यहाँ पर कोविड आ गया था। इंडिया हैज़ आर्टिकुलेटेड इट्स जीरो टॉलरेंस अप्रोच टुवर्ड्स टेररिज्म। और यहाँ पर बात की गई कि यहाँ पर जो पाकिस्तान है ये यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है। फिर यहाँ पर FATF का मेंशन है कि FATF को यहाँ पर 1989 में बनाया गया था। किसके लिए, तो मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करने के लिए। बाद में इसमें टेररिस्ट फाइनेंसिंग को ऐड किया गया था और 2012 में यहाँ पर WMD को ऐड किया गया था, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। वर्ड पेज पर क्या बताया गया है, तो पोलैंड में यहाँ पर कुछ मिसाइल्स ने स्ट्राइक किया है, तो शायद ये रशिया की मिसाइल्स ने स्ट्राइक किया है। अगर यहाँ पर रशिया की मिसाइल्स ने स्ट्राइक किया है तो ये बात समझने वाली है कि पोलैंड एक नेटो मेंबर है और अगर एक भी नेटो कंट्री के ऊपर अटैक होता है तो ये सारी नेटो कंट्रीज़ के ऊपर अटैक माना जाएगा। लेकिन ये सारी कंट्रीज़ यहाँ पर लॉजिक के हिसाब से काम कर रही हैं और यहाँ पर ये लोग इस तरीके से बात कर रहे हैं कि ये जो मिसाइल है ये यहाँ पर रशिया की तरफ से नहीं आया, हो सकता है कि यूक्रेन का ही कोई मिसाइल यहाँ पर मिसफायर हो गया हो। तो मिसाइल दैट हिट पोलैंड वॉज यूक्रेनियन एयर डिफेंस। ये यहाँ पर बाइडन का कहना है। कोई भी कंट्री यहाँ पर नहीं चाहती कि वर्ल्ड वॉर 3 हो, और अगर यहाँ पर नेटो वॉर में आ जाता है तो सीरियसली यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा और कोई भी कंट्री ऐसा नहीं चाहता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई है नेसेट की। नेसेट क्या है, तो इजराइल की पार्लियामेंट को बोलते हैं नेसेट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑपोजिशन MP स्टार्ट्स ड्राइव टू स्टेम डिक्लाइन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस इन UK स्कूल्स। तो UK स्कूल्स में यहाँ पर जो इंडियन लैंग्वेजेस है इसको बूस्ट करने की बात की गई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर गुजराती, बंगाली, पंजाबी, बाकी यहाँ पर लैंग्वेजेस में इन्वेस्ट किया जा रहा है, फॉर एग्जांपल मैंडरिन। लेकिन यहाँ पर जो इंडियन लैंग्वेजेस है उसमें इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया जा रहा है, ऐसा यहाँ पर कहना है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने रीड किया। तो फर्स्ट पेज पर हमने रीड किया है G20 की बाली डिक्लेरेशन को। तो यहाँ पर बाली डिक्लेरेशन में बात की गई है कि इंटरनेशनल लॉ को अपहोल्ड करने की ज़रूरत है। इसके अलावा यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ या उसका थ्रेट ये पूरी तरीके से इनएडमिसिबल है। इंडिया इजराइल रिलेशंस के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। देन हम चलते हैं आगे। इंडियाज़ G20 चेयर, तो ये इंक्लूसिव होगी, डिसाइसिव होगी। इंडिया यहाँ पर क्या करेगा, तो इंडिया ने यहाँ पर डिजिटल आर्किटेक्चर की बात की है कि डिजिटल आर्किटेक्चर कितना ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं गवर्नेंस में। इसके अलावा जो यहाँ पर लोग ये सोचते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर उनकी यहाँ पर ओनरशिप है, तो उनकी यहाँ पर ओनरशिप नहीं है। हम लोग यहाँ पर सिर्फ एक ट्रस्टी हैं, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर क्या गिफ्ट दिया, तो ये सब हमने देख लिया है।
फिर हमने यहाँ पर ये डिस्कस किया कि जो जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी ये इंक्रीज़ हो रही है, तो क्या जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 को रिविजिट करने की ज़रूरत है। फिर हमने लव जिहाद डिस्कस किया था। प्रेसिडेंट इंडिया, तो इंडिया के पास यहाँ पर G20 प्रेसिडेंसी आने वाली है, तो इंडिया यहाँ पर किस बात को प्राइमेसी दे। उसके बाद हमने यहाँ पर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिस्कस किया है। फिर हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि जर्मनी यहाँ पर कोल को यूज़ कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जर्मनी को ज़रूरत है अपने लोगों के लिए। नेक्स्ट, अ लॉन्ग वॉर एंड एन अपॉर्चुनिटी, तो ऑथर का बेसिकली ये कहना है कि ग्लोबल साउथ यहाँ पर जो है पीस को ब्रोकर कर सकता है। अब ग्लोबल साउथ यहाँ पर पीस को कैसे ब्रोकर करेगा, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया। फिर हमने मानगढ़ मैसेकर के बारे में डिस्कस किया। फिर हम चलते हैं आगे। चाइना अदर लार्ज इकोनॉमीज, तो यूरोपियन यूनियन का ये कहना है कि लॉस एंड डैमेज फंडिंग मैकेनिज्म में चाइना और इंडिया जैसे कंट्रीज को भी पे करने की जरूरत है फॉर लॉस एंड डैमेज। एजुकेशन लोन, तो एजुकेशन लोन डिस्पर्सल में हमें कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर जो एजुकेशन लोन्स है ये डिफॉल्ट में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, एनपीए में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। इवैल्यूएटिंग ओल्ड पेंशन स्कीम, तो ये हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया कि ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में क्या डिफरेंस है। वॉस्टो नॉस्ट्रा अकाउंट्स क्या होते हैं ये हमने डिस्कस कर लिया। और यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है नो मनी फॉर टेरर, तो ये 18-19 को होगी। उसके बाद जो भी आउटकम्स होंगे उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक मिसाइल जो है वो स्ट्राइक कर गया है पोलैंड पे, जिसकी वजह से 2 लोगों की जान भी चली गई है। लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा होता है, एक भी नेटो मेंबर के ऊपर अगर अटैक होता है, तो इसको सारी नेटो कंट्रीज के ऊपर अटैक माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर नेसेट डिस्कस किया, तो नेसेट पार्लियामेंट को कहते हैं इजराइल की। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।